आप पहले एक डॉक्टर थे, फिर एकदम से ये लीडरशिप में आ गए, तो ये इसके पीछे क्या वजह रही? कैसे आप इसमें आए? कुछ भी आप बिना कंसेंट के नहीं कर सकते हुँ, हो। अगर पेशेंट ने कंसेंट मना करने की दे दी, आप उसको ज़बरदस्ती कर ही नहीं क्रिएट सकते। नहीं कर सकते आप। देखिए, एआई एक रियलिटी है, हुँ, एक सच्चाई है जिसको हम मना नहीं कर सकते, वी हुँ, कैन नॉट डिनाई इट। हुँ, हेल्थ केयर में एआई बहुत हेल्प करने वाला है। हुँ। आप इंडिया के ऑलमोस्ट टॉप हॉस्पिटल्स के साथ काम कर चुके हैं। एक एक सवाल आता है कि हॉस्पिटल्स जो हैं लोग बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स देखकर घबरा जाते हैं। तो एक आम इंसान क्यों नहीं उन बिल्डिंग्स के अंदर तक पहुँच पाता? उसको किस चीज़ की घबराहट होती है? और हॉस्पिटल उन चीज़ों को कैसे ओवरकम कर सकता है ताकि कम्युनिकेशन गैप जो बढ़ गया है इतना आम इंसान और बड़े हॉस्पिटल्स के बीच, उसको कैसे कम किया जा सकता है? आपने ये तो बताया कि हॉस्पिटल 15, 17, 18% के मार्जिन पे प्रॉफ़िट चलाते हैं वो भी अपने। बहुत अच्छे वाले हैं। अच्छे वाले हॉस्पिटल, अच्छा। तो क्या हॉस्पिटल लॉस में भी वर्क करते हैं? लॉस में भी रहते हैं हर हॉस्पिटल्स? हॉस्पिटल कितना भी बड़ा हुँ, हो, हॉस्पिटल या हेल्थ केयर चेन कितनी भी बड़ी हो, जब उनकी शुरुआत होती है, कम से कम 2 से 3 साल उनको लॉस में ही काम करना पड़ता है। आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर कौसर शाह। डॉक्टर कौसर शाह सीईओ ऑफ शारदा ग्रुप एंड शारदा हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर लीडरशिप की, हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन की, कैसे एआई हेल्थ केयर में आने वाला है, क्या-क्या चेंजेस होने वाले हैं, हेल्थ केयर लीडरशिप में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, पॉलिटिक्स किस तरह की है, हेल्थ केयर कैसे बदलेगा आने वाले 5 सालों में। तो इन सब पर बात करने के लिए सर मौजूद हैं। सर, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू, थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि आप पहले एक डॉक्टर थे, फिर एकदम से ये लीडरशिप में आ गए, तो ये इसके पीछे क्या वजह रही? कैसे आप इसमें आए? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एक्साइटिंग जर्नी। ओके। इट वाज़न्ट रियली प्लान्ड दिस वे, हुँ, बट जैसे-जैसे होता गया, मुझे मज़ा आता गया उसके अंदर। ओके। एंड मज़ा इज़ समथिंग व्हिच आई को कीप वेरी क्लोज टू माय हार्ट, हुँ, क्योंकि मेरे हुँ, को हर चीज़ में मज़ा आना चाहिए। इफ़ आई हुँ, डोंट एन्जॉय, हुँ, वो मैं नहीं करना चाहता फिर। ओके। बिकॉज़ एंड सेकंड थिंग इज़ कि मैं जो भी करना चाहता हूँ, अगर मैं 100% उसमें नहीं हूँ, आई डोंट वांट टू डू दैट। सो आई स्टार्टेड माय जर्नी एज़ ए क्लिनिशियन ओनली। हुँ, एंड आई वाज़ इन अ वेरी बहुत बढ़िया जॉब में था, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में था, हुँ, उदयपुर में था, दिल्ली से बहुत दूर राजस्थान में। हुँ, बड़ा अच्छा जॉब था। हुँ, तो बड़ा अच्छा जॉब था, बट हुआ क्या कि माय फैमिली वाज़ हियर इन दिल्ली। हुँ, आई हैड माय डॉटर बाय दैट टाइम, बट आफ्टर अबाउट 5-6 years we had our son also. हुँ, When that happened, तो somehow I started feeling something is missing, because या तो वो मेरी वाइफ और बेटी मेरे पास आ रहे होते थे, या कभी मैं वहाँ यहाँ आ रहा था, ओके, बट वी वर नेवर टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टर्म टाइप ऑफ अ थिंग। ओके, व्हेन सन आल्सो केम, आई थॉट कि यार नो, आई हैव टू डू समथिंग। ओके। तो मैंने सोचा यार मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो आई थॉट कि दिल्ली में मेरे लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल जाएंगी, कुछ हुँ, नहीं तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जमा लूँगा मैं। हुँ, बट माई वाइफ हुज ऑल्सो ए डॉक्टर, उसके लिए उदयपुर बीइंग ए स्मॉल प्लेस, प्राइवेट सेक्टर वहाँ डेवलप था नहीं उस टाइम, करेक्ट। कुछ शायद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हुँ, मिलेंगी उसको। और दिल्ली के मुकाबले तो अभी भी उस तरह के बिल्कुल, तो डेवलपमेंट्स आई नहीं हैं। मीन करेक्ट। बहुत बड़ा डिफरेंस है अभी हुँ, भी। तो ये सोच के मैंने फिर जब ये दिल्ली आया मैं, कि चलो यहाँ मैं लेट मी सर्च आउट समथिंग, तो मेरे दिमाग में थॉट था कि मेरे को अपनी प्रैक्टिस खुद की करनी है हुँ, एज ए पीडियाट्रिशियन। आई एम बेसिकली ए हाँ, पीडियाट्रिशियन। तो मैंने अपना क्लिनिक बनाने का सोचा, बट मैंने कहा यार क्लिनिक डे वन से तो चलेगा नहीं, कुछ स्टडी इनकम भी होनी चाहिए। हुँ, तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल्ली में उस टाइम एक असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जो बड़ा छोटा प्रोफाइल होता है मैनेजमेंट ओके, का, यू कैन से मैनेजमेंट की स्टार्टिंग पोजीशन होती ओके, है, एक वो जॉब अपॉर्चुनिटी निकली हुई थी। हुँ, तो मैंने उस टाइम जाके वहाँ पे इंटरव्यू दिया, समहाउ आई गॉट सेलेक्टेड। अच्छा, 18,000 रुपये की सैलरी थी। अच्छा, मैंने कहा यार ये सही है, 18,000 रुपये ग्रेट। की सैलरी भी हो जाएगी। हाँ, उस टाइम 18,000 बस सफिशेंट। हाँ, करेक्ट। साथ में अपना क्लिनिक जमाऊंगा मैं, तो क्लिनिक से धीरे धीरे इनकम बढ़ती जाएगी, 1-1.5 साल में क्लिनिक जम जाएगा। हुँ, इससे पूरा शिफ्ट होकर फिर मैं हुँ, वहीं चला जाऊंगा। ये सोच के आई आई थॉट कि आई विल ज्वाइन दिस प्लेस, मैं ज्वाइन करूंगा। तो मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन समहाउ उस जगह को जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था, उस हॉस्पिटल वालों को विश्वास नहीं था कि मैं ज्वाइन करूंगा, बिकॉज मैं एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब में था। अच्छा, तो उन्होंने कहा ये बंदा शायद आएगा नहीं, तो उन्होंने मेरे साथ एक बात कही कि एक काम करो, आप 18,000 रुपये का हमारे को चेक दे के जाओ।
तो मैंने कहा क्यों? अच्छा, सिक्योरिटी। कहते हैं वो चेक इसलिए क्योंकि आपका 3 महीने का नोटिस पीरियड है, 3 महीने के बाद अगर आप नहीं आए हाँ, तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो मैंने हाँ, कहा आपने मेरा चेक अगर पहले ही एनकैश कर लिया तो कहते नहीं नहीं, ये श्योरिटी है, ये चेक हम तभी एनकैश करेंगे जब आप ज्वाइन नहीं करोगे। आप ओके, ज्वाइन करोगे ये चेक आपको एज इट इज़ वापस कर देंगे। ओके, मैं चलो ठीक है, बिकॉज आई वॉज क्लियर, मैंने आना तो है ही। हुँ, सो आई केम टू दिल्ली, आई हुँ, स्टार्टेड दैट जर्नी। हुँ, तो इनिशियली ठीक चल रहा था, मैं अपना क्लिनिक करता था शाम को। फिर क्या हुआ कि 6 महीने के बाद, 6-7 महीने के बाद में उन लोगों ने मेरी रोटेशनल ड्यूटी शुरू कर दी। पहले सुबह से शाम तक की ड्यूटी थी, शाम हुँ, को मैं अपना क्लिनिक करता था, हुँ, दिन में हॉस्पिटल में होता था। तो 6-7 महीने के बाद उन्होंने रोटेशनल ड्यूटी शुरू कर दी हम लोगों की, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, मॉर्निंग इवनिंग नाइट हुँ, ऐसे कर दी। तो कुछ दिन तो चला ऐसे, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद मुझे समझ आया कि यार क्लिनिक तो अब मैं हफ्ते में 2 ही बार जा पा रहा हूँ, नहीं चला पा रहे हैं। नहीं चल पा रहा। तो एंड माई फोकस वॉज दैट कि मेरे को वही करना है। हुँ, तो इस तरह से मतलब ऑलमोस्ट 1 साल निकल तो गया। बेसिकली कह सकते हैं कि ये कोई प्लान नहीं था इट वॉज इस नॉट इस प्लान, इंडस्ट्री में नो इट आने वॉज का, नॉट है प्लान। ना? वो एक सिचुएशन में आप डलते गए बिल्कुल, और उस तरीके से चीज़ें बदलती गई और आप इसमें आ गए। बिल्कुल। ओके। एक बात बताइए, आप डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, अपनी स्टडी वो सब चीज़ें की हैं और आप अब एकदम लीडरशिप मैनेजमेंट उस वाले रोल में आ गए, तो वो एक्सपीरियंस, डॉक्टर वाला एक्सपीरियंस आपको कैसे हेल्प करता है इस इंडस्ट्री में? मेरे हिसाब से इससे वेरी वेरी बिग एडवांटेज, हुँ, बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है मुझे बीइंग ए क्लिनिशियन माई सेल्फ। ओके। और बिजनेस भी डेवलप करना, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना, स्ट्रेटजीज बनाना। हुँ, क्योंकि मैं बीइंग ए क्लिनिशियन डॉक्टर्स के माइंडसेट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाता हूँ, ओके। जो कि अगर मैं एक अपने आप को देखूँ, अगर मैं नॉन मेडिको होता हुँ, शायद मैं उतना नहीं समझ पाता। हाँ, डॉक्टर का माइंडसेट। एग्जैक्टली करेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि नॉन मेडिको भी कई बार हॉस्पिटल हेड्स वगैरह होते हैं, हाँ, ऑफ कोर्स। बट मेरे लिए इट कम्स एज ए नेचुरल थिंग। हाँ। मेरे लिए बड़ा नेचुरल है टू अंडरस्टैंड डॉक्टर का माइंडसेट हुँ, क्या है, हुँ, अगर वो ये चीज़ बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है, हुँ, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनकी क्या सिचुएशंस हैं, हुँ, किस तरह से उनको और मैनेजमेंट को सेम पेज पे लेके आना हुँ। है। एट द सेम टाइम डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस भी मेरे ऊपर जल्दी बनता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो यू आर क्लिनिशियन। आल्सो डॉक्टर, हाँ। तो उनके लिए भी बड़ा आसान होता है। तो इट्स अ बिग एडवांटेज, इनफैक्ट मेरे को उससे बहुत हमेशा फ़ायदा मिला है, हुँ। एंड आगे भी मिलता रहा है, अभी भी मिल रहा है इनफैक्ट। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि हाँ, डॉक्टर हैं तो मैं हेल्थ केयर पे बात करूँगा। फिर मेरी आपसे जब फ़ोन पे बात हुई, तो वो एक सिनेरियो अलग था। हालाँकि आपका जो जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। अ, अब हम बात करते हैं सर कि आप इंडिया के ऑलमोस्ट टॉप हॉस्पिटल्स के साथ काम कर चुके हैं। एक सवाल आता है कि हॉस्पिटल जो हैं लोग बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स देखकर घबरा जाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप हॉस्पिटल मैनेज करते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं। तो एक आम इंसान क्यों नहीं उन बिल्डिंग्स के अंदर तक पहुँच पाता? उसको किस चीज़ की घबराहट होती है? और हॉस्पिटल उन चीज़ों को कैसे ओवरकम कर सकता है ताकि कम्युनिकेशन गैप जो बढ़ गया है इतना आम इंसान और बड़े हॉस्पिटल्स के बीच, उसको कैसे कम किया जा सकता है? ये जो क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा है, काफ़ी पहले मेरे साथ ऐसा हुआ है। ओके, तो मैं एक हॉस्पिटल हेड कर रहा था, विच वाज ए मल्टीनेशनल चेन बेसिकली, जो इंडिया ओके। की उस टाइम हॉस्पिटल खोली हुँ, थी उन्होंने। बहुत ही सुप्रीम प्रीमियम 7 स्टार फैसिलिटी, हाँ। बाहर से देखने में एकदम आजकल तो ऐसे ही डॉक्टर चकाचौंध बिल्कुल। हॉस्पिटल तब बन तक रहे हैं। इतने सारे नहीं थे, बट वो एक अपने उस आप में टाइम एक पे, अच्छा। चीज़ थी। हुँ, एंड इट वाज सिचुएटेड इन द वेरी थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ गुड़गांव, द ओल्ड गुड़गांव साइड। अब वो 1.5-2 साल से हॉस्पिटल चल रहा था, लेकिन आसपास के लोगों का परसेप्शन प्रॉब्ली यही था। मैंने जब ज्वाइन किया तो आई रियलाइज दिस व्हाट यू सेड, क्योंकि मेरा ये है कि मैं लोगों से मिलता हूँ, आई वांट टू मीट पीपल। जो हुँ, हॉस्पिटल के आसपास लोग हुँ, थे, हुँ, कुछ कोई समाज थे, कुछ थे, मैं उनसे जाके इंटरेक्ट करता था। हुँ। सब मेरे को ये बोलते रहे, अरे वहाँ तो हमारे को आने में बड़ा लगता है, पता नहीं क्या होगा वहाँ कितना पे। पैसा ले लेंगे अगर दिखा दिया तो? एब्सोल्युटली राइट। तो आई थॉट कि यार कुछ करना पड़ेगा इसका। हुँ, वेरस सच्चाई ऐसी नहीं थी, मतलब हम जो और जो छोटे हॉस्पिटल थे उनके बराबर ही हमारे चार्जेस थे। हुँ, तो मैंने फिर क्या किया, आई स्टार्टेड इनवाइटिंग पीपल टू कम टू हॉस्पिटल। जो लोकल बॉडीज़ थी, ओके। लोकल समाज थे, लोकल जो भी सोसाइटीज़ वगैरह के लोग थे, उनको हॉस्पिटल में किसी न किसी एक्टिविटी की तरह से उनको इनवाइट किया एज गेस्ट। ओके। तो एक तो उनका वो अंदर आने से पहले जो डर था हाँ, वो एक वो ख़त्म बाउंड्री, हुआ। कम से कम गैप खत्म हो, बिल्कुल, वो करेक्ट। ख़त्म हुआ। फिर जब आए, सब लोगों से मिले, डॉक्टर्स से मिले, स्टाफ से मिले, तो उनको और समझ में आया कि यार ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कि अगर यस, बिल्डिंग बड़ी है डज़न्ट बिल्कुल, मीन कि बिल्कुल। वो पैसा। फिर कभी उनमें से किसी ने इस कॉन्फिडेंस के कारण कुछ ट्रीटमेंट लिया हमारे यहाँ पे। हुँ, जब चार्जेस देखे, हुँ, चार्जेस भी हमारे कोई ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं थे। हाँ, तो देन द कॉन्फिडेंस स्टार्टेड कमिंग।
तो आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ ए परसेप्शन. वो परसेप्शन यू कैन से कि यू कैन से फियर ऑफ अननोन टाइप, जो उसको बोलते हैं ना आप, उस टाइप का है कि फियर ऑफ अननोन. आपको नहीं पता आगे क्या है. आगे क्या है? बट आप जब आगे बढ़ते हो, आप जब आगे जाते हो, आप जब एक्सपीरियंस करते हो, देन यू स्टार्ट चेंजिंग योर परसेप्शन. तो इट इज़ ऑल अबाउट गेटिंग द एक्सपीरियंस एंड मेकिंग द पीपल टू गेट द एक्सपीरियंस ओके. विच चेंजेस द परसेप्शन. सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल क्या होता है आपके जॉब में? अगर बात करें बिजनेस बढ़ाने का ज़्यादा स्ट्रेस होता है, या लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने का ज़्यादा स्ट्रेस होता है, या इतना कॉम्पिटिटिव ये मार्केट हो गया है, अब जगह जगह पे हॉस्पिटल हैं, इस बात का स्ट्रेस होता है कि यार वो हॉस्पिटल हमसे अच्छा कर रहा है, हम कैसे अच्छा कर सकते हैं? तो क्या स्ट्रेस है इंडस्ट्री में ज़्यादा? सॉरी, आपने बोला बिजनेस. हम्म. Business is an outcome of everything. हम्म. It is definitely a goal, it is definitely the aim, but business is an outcome of every single thing which happens in an organization. वो जो कुछ भी आप करते हैं वो सबका आउटकम है. एग्जैक्टली. तो स्ट्रेस तो बेसिकली मैं स्ट्रेस में बिलीव ही नहीं करता. Okay. ना तो मैं स्ट्रेस किसी को लेता ना किसी को देने में बिलीव करता. ओके. स्पेशली लेता मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिकॉज एज आई सेड कि मैं अपने आप को एंजॉय करता हूँ. आई एंजॉय माई वर्क. करेक्ट. If I am not enjoying and if something is happening which is stress, then I am not there. ओके. तो I enjoy my work and I can say सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी अपनी टीम. हम्म. अपनी टीम को आप जितना ज़्यादा अपने साथ लेके चलोगे, उनके ग्रोथ पे फोकस करोगे, उनके डेवलपमेंट पे फोकस करोगे, तो जितना ज़्यादा आपसे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन से खुश होंगे, वही फिर आपके पेशेंट्स को, आपके कस्टमर्स को, आपके लोगों को जो आपके पास आ रहे हैं सर्विस लेने के लिए, उनको उतने अच्छे से कैटर करेंगे. बिकॉज अगर आप सिर्फ इसी बात पे फोकस करोगे कि जो आपके पास आ रहे हैं लोग वो खुश होके जाएं, लेकिन आप अपने लोगों को खुश नहीं कर रहे हो, तो फिर वो दिखावा होगा. हाँ एग्जैक्टली. वो और सिर्फ फिर वो दिखावा सस्टेन होगा, नहीं हो वो पाएगा. सस्टेनेबल नहीं है. करेक्ट. वो मैं सामने खड़ा हूँ तो अच्छे से करेंगे, जैसे ही मैं कहीं गया सब नीचे. उस तरह से आप कभी हॉस्पिटल जैसी जगह में काम नहीं कर सकते Correct, जहाँ पे correct. 24/7 यू हैव टू बी वर्किंग ऑन द सेम सेक्शन. तो आई थिंक सबसे ज़रूरी है कि आपको टीम को साथ लेके चलना है. आपकी जो विजन है वो लास्ट लेवल तक पहुंचनी चाहिए. वो केवल आपके पास नहीं रहनी चाहिए, आपके डायरेक्ट रिपोर्ट्स के साथ नहीं रहना चाहिए. वो आपके लास्ट एम्प्लॉय ऑफ द हॉस्पिटल को भी पता होना चाहिए, एक गार्ड को भी पता होना चाहिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या गोल है, क्या गोल क्या है, विजन है आपका. लोगों से कैसे बात करनी बिल्कुल. है. इट इज़ लाइक जैसे आप बोलते हैं ना सुई का धागे से जो आप पिरोते हो, करेक्ट. करेक्ट. इट इज़ द सेम थिंग. लीडरशिप में आपको सबको उस तरह से सुई धागे में पिरो के रखना है वे एवरीबडी इज अलाइन. वो अलाइनमेंट नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते. हाँ. बिजनेस तो आएगा ही नहीं. फिर इट मे कम एज ए बर्स्ट टाइप ऑफ ए थिंग, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा. अच्छा सर, मैं चाहता हूँ कि आप इस पे बहुत ऑनेस्ट आंसर दें मुझे, हालांकि हम सारा कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा ही हो रहा है, बट मैं ये एक आम यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ. इतने बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली जहाँ पे इतने कॉस्टली लैंड है, तो सारी मतलब चीज़ें इतना कॉस्टली है, तो हॉस्पिटल कैसे चीज़ों को पूरा करता है? क्या वो अपने ये सारा का सारा पैसा उसी से नहीं कमाने की सोच रहा है, जो उसके पेशेंट्स हैं, जो उसके कस्टमर्स हैं? तो वो पैसा कहाँ से आता है कि उतने बड़े उसको चलाने के लिए पूरा? और अगर उसको चलाएंगे, उस पूरे मॉडल को चलाएंगे, तो ऑफ कोर्स फिर वो एक पेशेंट के ऊपर ही दबाव पड़ेगा उस पैसे का. तो इस मॉडल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगेन मैं आपको एक बताता हूँ, ये परसेप्शन है. आप अगर एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन को कंपेयर करेंगे किसी और इंडस्ट्री के प्रॉफिट मार्जिन से, आपको सरप्राइज होगा. यू विल बी सरप्राइज. एक एवरेज प्रॉफिट मार्जिन इन ए वेरी वेल रन हॉस्पिटल इज नॉट मोर देन 17 से 18%. अच्छा. ओके. इन हेल्थ केयर. ओके. हेल्थ केयर का जो रीज़न है कि क्यों हेल्थ केयर इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसका रीज़न प्रॉफिट नहीं है. उसका रीज़न कुछ और है. क्या है सर? उसका रीज़न है कि इट इज़ एन इंडस्ट्री जो सस्टेनेबल है. ओके. एवरी अदर इंडस्ट्री यू हैव सीन, हमने कोविड टाइम पे भी देखा कितने सारी इंडस्ट्रीज, कितने सारी चीज़ें बहुत बंद चीज़ें हो खत्म गई, हुई. हमेशा होटल्स के लिए बंद इंडस्ट्री हो सबसे गई. ज़्यादा जो इतना survive. इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे थे सब बंद हो गया. आईटी में अगेन वी कीप सीइंग क्या चीज़ें ऊपर जा रही हैं, कैसे नीचे आ रही हैं, व्हेन द थिंग्स में चेंज वी डू नॉट नो. बट हेल्थ केयर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी ये फेस नहीं करेगी.
So the people who want to be having a sustainable, appropriate profit, not very high profit, उनके लिए हेल्थ केयर है. वही कॉर्पोरेट्स ऑफ हेल्थ केयर में एंटर हो रहे हैं, वही लोग उसको इस तरह से बिल्डअप कर रहे हैं. यस, ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट एंड अ मार्जिन. आई मीन, आप जैसे कोई दवा खरीदते हैं तो दवाई जो है वो एक केमिस्ट को जो है वो एक्स अमाउंट की पड़ती है जिससे वो मैन्युफैक्चरर से लेता है. फिर उस पर एक एमआरपी लिखा होता है, उस एमआरपी को वो चार्ज करता है आपको. तो उस कॉस्ट के और एमआरपी के बीच का जो गैप है, दैट इज अ प्रॉफिट, which is a legal profit. Same thing is happening in healthcare in every single step. हर चीज़ जो भी कॉस्ट है उसको एक एमआरपी डिसाइड करके, विच इज़ अगेन पब्लिकली डिस्प्लेड, आपको चार्जेस डिस्प्ले किए जाएंगे, आपको चार्जेस बताए जाएंगे, ये हमारे बेड चार्जेस हैं, ये हमारे रूम चार्जेस हैं, आईसीयू के चार्जेस हैं, और वो आपके ऊपर, आप उसको लेना चाहें ना लेना. लेकिन सर मैं नहीं, आप पता नहीं इस बात से कितना एग्री करेंगे, ये भी तो होता है ना कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आपको मोटी-मोटी बातें बता दी कि आईसीयू चार्ज इतना है पर डे, डॉक्टर विज़िट का इतना पैसा लगेगा। लेकिन जब वो बिल बनता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे, जैसे मास्क का भी उस तरीके से पैसा जोड़ देते हैं, सैनिटाइज़र, मतलब मैंने खुद देखा है ये बात। तो कहीं न कहीं ये भी तो एक गैप है ना कि उस तरह की अननेसेसरी चीज़ों को भी उतना बढ़ा दिया जाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें, क्योंकि हेल्थ केयर में व्हेन यू एंटर इनटू द हेल्थ केयर, आप हॉस्पिटल में अगर जाएं, इतने सारे टाइप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन योर केयर, यू कैंट इमेजिन. एक सिक्योरिटी गार्ड ऑल्सो हैज़ अ रोल, एक जीडीए का भी बड़ा रोल होता है, हाउसकीपिंग वाले का रोल होता है, नर्सिंग का रोल होता है, नर्सिंग में भी जूनियर से लेकर सीनियर का रोल होता है, डॉक्टर्स का रोल होता है, डॉक्टर्स भी जूनियर से लेकर सीनियर सबका रोल होता है, आईटी सिस्टम्स का रोल होता है, एवरीथिंग हैज़ ए रोल. करेक्ट। होता क्या है कि इसमें इट इज़ नॉट रियली इंटेंशनल, बिकॉज दीज थिंग्स आर हैपनिंग एट अ वेरी वेरी स्मॉल जूनियर लेवल पे. तो द थिंग्स मे बी चार्ज टू समबडी बाय मिस्टेक. जो एक अच्छे हॉस्पिटल हैं, जितने भी हमारी कंट्री में अच्छे हॉस्पिटल हैं जो अभी बने हुए हैं, बन भी रहे हैं, दे हैव अ मैकेनिज्म कॉल्ड नाइट ऑडिट. जो मेरे हर हॉस्पिटल में जहाँ मैं रहा हूँ और मेरे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में हम लोगों ने इंस्टीट्यूट किया हुआ है. नाइट ऑडिट में व्हाट वी डू, जो बिलिंग वाले होते हैं, दे ऑडिट एवरी सिंगल पेशेंट हु इज़ एडमिटेड इन द सिस्टम. ओके। उनका काम ही सिर्फ ये होता है कि किसी को एक्स्ट्रा चार्ज ना हुआ हो और किसी को अंडर चार्ज भी ना हुआ हो. हाँ, वो भी बिकॉज ज़रूरी आप है। किसी को एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंडर भी हो रहा है. अंडर तो भी। दैट मीन्स इट इज़ अनइंटेंशनल. हुँ। भैया आप अगर सिर्फ एक्स्ट्रा ही चार्ज करना चाह रहे हो, आप अंडर तो किसी को नहीं करोगे ना फिर. हाँ, फिर तो तो एक्स्ट्रा ही करोगे। दोनों चीज़ें होती हैं एक्चुअली, इसमें हुँ, एक्स्ट्रा भी होता है, इसमें अंडर भी होता है, हुँ, बिकॉज ए ह्यूमन थिंग, इट्स ऑल ह्यूमन. हुँ, तो जब तक कि हमारा पूरा बिलिंग जो है ऑटोमेट नहीं हो जाता, जब पेशेंट खुद अपना डिसाइड ना करे कि ये आप, ये मैं ले रहा हूँ, खुद डिसाइड कर रहा हूँ, तो दिस इज गेटिंग कम्प्लीटली इनटू माई फाइनल बिल. वो जब तक एक सिस्टम डेवलप नहीं होता है हमारी कंट्री में, कहीं पे भी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हमेशा ह्यूमन इंटरेक्शन विल ऑलवेज बी देयर. ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण कुछ ना कुछ मिस्टेक का स्कोप हमेशा रहता है. एक एक सर, ये भी बहुत आपने सुना भी होगा, आई डोंट नो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं। जैसे पेशेंट आईसीयू में है, डॉक्टर बहुत सारी दवाई और मंगाते हैं कि ये लेके आओ, ये लेके आओ, बड़ा-बड़ा चिट्ठा होता है। तो पेशेंट को, मतलब जो पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर एक साइड से दवाई मँगा रहे हैं और एक साइड से वो फिर वापस स्टोर में चली जा रही है, वो बस बिल बढ़ा रहे हैं। ऐसा होता है हॉस्पिटलों में? इम्पॉसिबल है, दिस इज इम्पॉसिबल. सो ओके। लेट मी टेल यू, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, हुँ, इसमें कई सारे कैटेगरीज हैं, ब्रैकेट्स हैं. हुँ, हॉस्पिटल्स विच आर एट द टॉप ब्रैकेट, जो NABH एक्रेडिटेड हैं, ISO हैं एंड ऑल दैट टाइप हुँ, हैं, वहाँ पे ये चीज़ें इम्पॉसिबल है होना, बिकॉज एवरीथिंग इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट हुँ, एंड एवरीथिंग इज़ ऑल ऑडिटेड वेरी थॉरोली. हुँ, मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ. इन वन ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, विच अगेन आई वांट टू नेम, बट इज़ वन ऑफ द टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कंट्री राइट नाउ. हुँ, व्हेन आई जॉइंड दैट प्लेस इनिशियली, सो आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल, जो लोग बाहर के थे उनसे मिल रहा था मैं. हुँ, हॉस्पिटल थोड़ा वो पुराना था, बट मैंने जब ज्वाइन किया था उसके काफ़ी पहले से चल रहा था वो. तो कुछ जो ओपिनियन मेकर्स होते हैं उनमें से, जो उनको मैंने बुलाया हुआ था, समाज के जो ओपिनियन मेकर्स होते हैं उनमें से एक ने मुझे बोला कि आप लोग चोर हो. ओके। मैंने कहा भाई कैसे? कहते हैं आप लोग चोर हो क्योंकि मेरे बेटे का आपके यहाँ पे कोविड टाइम पे ट्रीटमेंट हुआ था, और उस टाइम उसका 7-8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा था, जो मुझे लगता है मैंने उसके लिए आपको बहुत सारी चिट्ठियाँ डाली. वो मैं नहीं था, मतलब टू माई ऑर्गेनाइजेशन व्हेन आई वाज नॉट हाँ, देयर, करेक्ट। कई सारी चिट्ठियाँ डाली. उस पर किसी ने रिवर्ट नहीं किया, हुँ, किसी ने कुछ नहीं बताया, और आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ. अच्छा। तो ऑफ कोर्स मैंने उनको कुछ नहीं बोला, बिकॉज आई वाज नॉट देयर एट दैट टाइम. हाँ, मैंने उनकी करेक्ट। सिर्फ डिटेल्स ले ली कि आपका बेटे का नाम बता देना, ऑल दैट. जैसे ही हमारी वो मीटिंग खत्म हुई, मैंने अपने बिलिंग वालों को बोला, मैंने कहा उसकी फ़ाइल निकलवा के लाओ. तो ऐसे 8,000 उनको रिफंड भेजो आज ही. कहता सर 4 साल पुराना है.
मैंने कहा आई डोंट केयर, रिफंड करो उनको। तो वो क्या उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया हुआ नहीं, था या एक्स्ट्रा आपने चार्ज नहीं किया था, इंटेंशनली एक्स्ट्रा ऐसे ही चार्ज भेजा नहीं है? किया था। होता ओके। क्या है, मैं आपसे वही एक और चीज़ बात करना चाह रहा था। एक तो ये सिस्टम होता है नाइट ऑडिट वगैरह का, दूसरा क्या होता है कि आपको सुनवाई करनी चाहिए पर, हाँ, आपको कम्युनिकेशन प्रॉपर करना चाहिए, आपको अपनी चीज़ को सामने रखना चाहिए, प्रूफ करना चाहिए। आप अगर वो नहीं करेंगे तो परसेप्शन सामने वाले का जो भी बिल्ड दिमाग में वो होगा वो। बनता चला जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। तो मैं, बिकॉज़ आई हैड टू विन द कॉन्फिडेंस कि एक तो मैंने सुनवाई करी है। अब 4-5 साल पुराने बिल में उनको कैसे मैं वेरीफ़ाई कर रहा था कि ये सही था, गलत था, वो इम्पॉसिबल था। हाँ, वो आई रिकॉर्ड थॉट हो। 8000 पे करके इफ आई एम विनिंग समबडीज़ ट्रस्ट, इट्स अ बिगर थिंग फॉर मी, करेक्ट। एंड दिस व्हाट हैपेंड। हुँ। मैंने उनको 8000 वापस कराए। अगले दिन ही वो मेरे से आके मिले, कहते हैं सर आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेरा पूरा विश्वास वापस आ चुका है कि इसमें इंसानियत है। अच्छा। मैंने कहा उस टाइम जो भी रहे होंगे बात नहीं हो पाएगी, कोई हुँ, बात नहीं है, बट हुँ, इंटेंट हमारा 8000 से हम किसी से कोई करोड़पति नहीं बन सकते। हुँ। इंटेंट कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है हम किसी को एक्स्ट्रा चार्ज करें। ना तो कभी मेरी तरफ से ऐसा मैसेज मेरी टीम को हुँ। जाता, ना मेरे को किसी मैसेज आता है मेरे टॉप बॉसेस से कभी भी इस टाइप का। इट इज़ अ वेरी क्लियर थिंग। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है सर। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है 3-4 महीने पहले। एक बंदा था लेबर, वो पेंट कर रहा था बिल्डिंग पे और वो वहाँ से गिर गया। उसके सर में बहुत एक्सट्रीम इंजरीज़ आए, मतलब ऑलमोस्ट ही वाज़ डेड। तो और हॉस्पिटल में तो ले जाते ही हैं, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए, सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ कराई। जिस बिल्डिंग में वो काम कर रहा था उन्होंने भी पेमेंट किया हॉस्पिटल को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर को ये बात पता थी कि ही विल नॉट सर्वाइव, ठीक है? लेकिन उसमें भी 2 एस्पेक्ट हैं, उसमें मैं आऊँगा। और डॉक्टर, मतलब उस हॉस्पिटल ने, हम यहीं की नोएडा की बात कर रहे हैं, उस हॉस्पिटल ने उनको 4-5 लाख रुपए का बिल 1.5 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर बनाया और वो बंदा मर गया 2 दिन के बाद। ये तो एक जनरल स्टोरी है। अब इसमें 2 पहलू हैं। एक पहलू ये लगता है कि यार डॉक्टर को तो पता था कि ये बंदा नहीं सर्वाइव करेगा और उन्होंने बिल बनाने के लिए छोटा-मोटा इलाज किया, उसकी सर्जरी करी और वो मर गया। दूसरा एस्पेक्ट फिर ये भी है कि अगर भाई डॉक्टर ट्राई ही नहीं करेगा, मान लीजिए अगर डॉक्टर ये कह देता कि हाँ जी ये तो मर जाएगा, तो वो भी एक गलत है ना? तो डॉक्टर ने कोशिश करी, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उसके सर का और वो नहीं बच पाया। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि लोग ये बहुत कहते हैं कि यार डॉक्टर को तो पहले ही पता था, पैसे बनाने के चक्कर में इन्होंने उसका ऑपरेशन किया और पैसे बना लिए एंड ही और शी इज़ डेड नाउ। आप इसको कैसे देखते हैं? आपने दोनों चीज़ें खुद ही बोल दी हैं, हाँ। वही सच्चाई है। ओके। देखिए, मेडिकल फील्ड में कुछ भी बिना कंसेंट के नहीं होता। हाँ, कंसेंट उन्होंने मेरा ही लिया था क्योंकि हाँ, मैं उसको तो थोड़ा-सा, उन्होंने जहाँ जिनका वो रिलेटिव था उन्होंने कहा कि आप कंसेंट दे दो। हाँ। बिल्कुल, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हुँ, कुछ भी आप बिना कंसेंट के नहीं कर सकते। हुँ। अगर पेशेंट ने कंसेंट मना करने की दे दी, आप उसको ज़बरदस्ती कर ही नहीं ट्रीट सकते। नहीं कर सकते हैं तो आप। कहीं न कहीं अगर फैमिली को थोड़ा बहुत ही सही कन्विक्शन है, हुँ, इनफैक्ट मैं अपनी ऊपर रख के भी सोचूँ तो मेरा अगर कोई रिलेटिव होगा, कोई अपना मेरा दोस्त होगा, क्लोज़ हुँ। होगा, मैं तो 100% चाहूँगा डॉक्टर एक बार ट्राई ज़रूर करे। हाँ, इवन इफ करेक्ट। डॉक्टर टेल्स मी कि केवल 1% बचने का चांस है, मैं फिर भी बोलूँगा आप ट्राई करो। 1% है तो सही। एब्सोल्युटली, करेक्ट। बिकॉज़ मिरेकल्स होते हैं एंड हुँ, 1% वाले बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 100% में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड बीइंग करेक्ट, सेव्ड। करेक्ट। तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है। ये कभी भी पेशेंट की फैमिली के कंसेंट के बिना नहीं होता। नहीं होता है। तो इसमें कभी भी आई डोंट सी अ रीज़न कि हम जो सोचते रहते हैं कि डॉक्टर ने पता था कि नहीं बचेगा, उसके हाँ। बाद भी बिल बढ़ाने के लिए ऐसा किया। नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ अल्टीमेटली इफ द पेशेंट्स फैमिली वुड हैव रिफ्यूज्ड, हुँ, डॉक्टर कभी करेगा ही नहीं। करेगा ही नहीं। हाँ, उसके बिना इजाज़त के तो नहीं हो एग्जैक्टली, पाएगा। उसके बिना करेक्ट। आप नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं हुँ, कर सकते। इनफैक्ट हमारी कंट्री में तो लॉ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपने पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल दिया एक बार, हुँ, तो अगर फैमिली लिख के भी दे दे बाद में कि वेंटिलेटर से हटा दो, हुँ, उसका मतलब होगा कि पेशेंट मर जाएगा, हुँ। तो आप नहीं हटा सकते। अच्छा, नहीं हटा लॉ इज़ सकते। वेरी क्लियर अबाउट दिस, ओके। बिकॉज फिर वो यूथेनेशिया में चला जाता है। फिर उसकी यूथेनेशिया बॉडी हमारी को। कंट्री में इज़ नॉट अलाउड। अच्छा, ओके। तो अगर आपने पेशेंट को एक बार वेंटिलेटर पे डाल दिया, ऑफ कोर्स फैमिली की कंसेंट के साथ में, लाइफ सेव करने के लिए, बाद में फैमिली कितनी भी बोलती रहे आप इसको वेंटिलेटर से हटा दो, यू कैन नॉट डू दैट अनटिल अनलेस कोर्ट गिव्स द जजमेंट अबाउट दिस, जो कभी देते नहीं है बिकॉज वो ओके। यूथेनेशिया में होता है फिर। हुँ। एक ये भी है सर, मतलब मैं इस पॉडकास्ट में यही कोशिश कर रहा हूँ कि आम आदमियों को थोड़ा-सा क्लैरिटी आए, जो लोग इस तरह की चीज़ें सोचते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स को, बहुत सारे डॉक्टर्स को लोग ये टैग दे देते हैं, यार ये डॉक्टर तो चोर है, मतलब इसने तो हमारा पैसा लूट लिया, ये तो फालतू की मेडिसिन देते रहते हैं। तो ऐसे डॉक्टर और ऐसे हॉस्पिटल
कैसे कम्युनिकेशन गैप या फिर वो एक परसेप्शन जो उनके अगेंस्ट बिल्ड हो गया है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं? तो आपने खुद ही आंसर दे दिया, कम्युनिकेशन गैप। हम्म। सबसे बड़ा बड़ा गैप वही है। कम्युनिकेशन गैप के ही कारण ये परसेप्शंस बनते हैं जो हम लोग बोलते हैं हमारे डॉक्टर्स को। इवन जो एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हमारी जो कंट्री में सबसे ज़्यादा चलती हैं, जैसे NABH है, वो भी यही बोलते हैं कि आप पेशेंट को कोई बड़ा टेस्ट करवा रहे हो जिसमें उसके ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं, जैसे MRI है जिसमें 7-8 हज़ार रुपये खर्च होने वाले हैं, या पेट स्कैन है जिसमें 18-20 हज़ार रुपये खर्च होने वाले हैं, या कोई दवाई ऐसी है जो 5-5 10 हज़ार की होने वाली है। आप पेशेंट को उसके बारे में बता के फिर करो, ताकि पेशेंट मेंटली प्रिपेयर्ड हो। नॉट द अदर वे राउंड कि आप पहले करो तो बाद में बोलो आपको पे करना पड़ेगा। हाँ। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। करेक्ट करेक्ट। तो जहाँ जहाँ पे डॉक्टर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को इस टाइप का एक सेंस हो रहा है, हम्म। दे आर डूइंग मोर कम्युनिकेशन एंड दिस इज रिक्वायर्ड ऑल्सो। तो अगेन इट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से ये सारी चीज़ें जो परसेप्शन हैं ये आराम से ख़त्म हो सकते हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं हम्म। जहाँ जहाँ पे हो रहा है। हम्म। बट फिर भी बहुत बड़ा गैप है, हम्म। बहुत बड़ा गैप है इसके अंदर, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन मैं तो ये देखता हूँ सर, बहुत सारे डॉक्टर्स को तो ये पता ही नहीं है कि कम्युनिकेशन करना भी होता है पेशेंट के साथ। वो तो एक मतलब ओपीडी में बैठे हैं और पेशेंट आ रहे हैं और उनका टारगेट होता है लिटरली, मतलब मैंने खुद एक डॉक्टर को मतलब दिखाया है, और उस डॉक्टर का टारगेट ये था कि मैं इस पेशेंट को 1 से 1.5 मिनट दूंगा और फिर नेक्स्ट को कॉल करूँगा, क्योंकि वो बहुत फेमस डॉक्टर है, या सिटी में उस तरह का डॉक्टर नहीं था तो बहुत लोग थे वहाँ पे। तो ये भी तो है ना, डॉक्टर इस तरह की भी चीज़ें करते हैं कि वो, मैंने उन डॉक्टर को लिटरली बोला कि आपने तो मेरी बात को समझा ही नहीं है, मुझे प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने बोला नहीं नहीं हो गया है, इसका ये मेडिसिन मैंने लिख दिया, हो जाएगा, ठीक है जाओ। तो ऐसे डॉक्टर को क्या सलाह है कि भाई सिर्फ पैसा पैसा छापना है, फटाफट देखना है, वो डॉक्टर पेशेंट का कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऐसा होता है, मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि डॉक्टर टाइम नहीं दे पाते हैं, इसीलिए फिर वो चीज़ें होती हैं ये वाली। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है, जैसे आप जब MBBS कर रहे हो या आप जब अपना PG कर रहे हो, इवन टिल डेट हमारी कंट्री में एक कोई प्रॉपर गुड कम्युनिकेशन के ऊपर, ऑन द पेशेंट के साथ रिलेशनशिप के ऊपर कुछ भी अलग से उसमें कोई कोर्स या कोई सब्जेक्ट नहीं है, ओके। जो मेरे ख्याल से एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिकॉज डॉक्टर जब फील्ड में जाता है MBBS करने के बाद में, PG करने के बाद में, सुपर स्पेशलिस्ट करने के बाद में, जब वो फील्ड में जाता है तब उसको समझ आता है कि यार कम्युनिकेशन इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और करेक्ट। क्योंकि सिस्टम वैसा बन चुका है, हम सब जानते हैं कि जो हम अपने सीनियर्स को देखते हैं या जो अपने पेरेंट्स को देखते हैं, उन्हीं से हम वो सीखते हैं। ज़्यादा करते हैं हम्म। कंपेयर टू जो हमारे को बोला जा रहा है। हम्म। मैं अगर अपना MBBS कर रहा हूँ, मैं अपना अगर PG कर रहा हूँ, मेरा अगर जो गाइड या मेरा जो सीनियर है वो ऐसा है हम्म। कि केवल 1.5 मिनट पेशेंट को देता है, हम्म। तो मैं भी वैसे ही करूँगा। अनलेस समथिंग हैपन्स जो मेरे मेरे लिए एक एग्जाम्पल बन जाए, देन आई विल चेंज माई सेल्फ। हाँ देन। लेकिन अगर मेरा गाइड, मेरा सीनियर ऐसा है जो पेशेंट को तब तक कमरे से बाहर नहीं जाने देता जब तक उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर ना दे दे, आंसर ना हो तो जाए। मैं वैसा ही बनूंगा। हम्म। एक डॉक्टर हैं सहारनपुर में, तो वो, उनका टारगेट है कि वो पूरे दिन में मतलब सुबह की ओपीडी और शाम की ओपीडी में 100 पेशेंट ही देखते हैं। 101 अगर आएगा और वो ये कहेगा कि 10 लाख रुपए भी इमरजेंसी फीस ले लो, तो वो नहीं करते हैं। और उनकी फ़ीस है मैक्स, मुझे लगता है 100-150 रुपये है अभी भी। और आप उनसे बात करोगे तो देन मुझे लगता है कि 50% तो आप ऐसे ही ठीक हो जाते हो, क्योंकि वो इतना पोलाइटली कम्युनिकेट करते हैं। आपको पूछेंगे अच्छा जब आप चल रहे थे तो ये प्रॉब्लम हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा, या आप बताओ आपको क्या लगता है। मतलब ही इज़ वेरी वेरी मतलब गुड कम्युनिकेटर, और मुझे लगता है ऐसे डॉक्टर होना चाहिए। उनका कोई टारगेट नहीं है उस तरीके के पैसे छापने का। खैर, ये तो हो गया सर हमारा डॉक्टर पेशेंट और ये सब पे बात। अब हम थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं, क्योंकि आजकल एआई का बहुत बूम हो रहा है। हर कोई बोल रहा है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, एआई लेके आ रहे हैं, टेलीमेडिसिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एआई को आप कैसे देखते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अगले 5 सालों में, या जैसे जैसे टाइम के साथ साथ चेंज होगा, क्या किस तरह के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं हॉस्पिटल्स में? देखिए, AI एक रियलिटी है, हम्म। एक सच्चाई है जिसको हम मना नहीं कर सकते, वी हम्म। कैन नॉट डिनाई इट। हम्म। हेल्थ केयर में AI बहुत हेल्प करने वाला है, हम्म।
लेकिन हेल्थ केयर का जो बेसिक एक कॉम्प्लेक्शन है वो चेंज नहीं हो पाएगा, बिकॉज हेल्थ केयर इज ऑल अबाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. हम्म. एक इंसान का ट्रीटमेंट एक इंसान कर रहा है, हम्म. वो कभी चेंज नहीं होगा. ओके. कोविड के टाइम पे हमने देखा टेली मेडिसिन, टेली हेल्थ कितना ज़्यादा एकदम से बूम आया था उसका. हम्म. मतलब सब लोग अपने आप को थैंकफुल मान रहे थे अगर वो टेली कंसल्ट के थ्रू किसी डॉक्टर से बात करके दवाई ले रहे थे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हॉस्पिटल. हम्म. जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, जैसे ही लोगों का वो डर ख़त्म हुआ कि हॉस्पिटल जाएंगे तो उनको कोविड नहीं कोविड लगेगा, नहीं लगेगा. टेली मेडिसिन अगेन वेंट टू द सेम प्लेस. हम्म. दोबारा से लोग दोबारा से हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, सेम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं. जब तक डॉक्टर से मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं उसको, वो इंगेजिंग लगता ही नहीं वो है. आई मीन इट ट्रस्ट नहीं दे आता है. डोंट ट्रस्ट. हाँ. सो दिस कैन नेवर बी टेकन अवे फ्रॉम हेल्थ जब केयर. तक डॉक्टर आपका हाथ ऐसे ना पकड़ के देख ले बिल्कुल कितना बिल्कुल फीवर बिल्कुल. है, यहाँ पे क्या है, कुछ ना भी आइज करे तो कैसे. भी आपको जब तक कि वो फेस टू फेस आपको ना देखे करेक्ट, ना, करेक्ट. या आप उसको ना देखो, हाँ. आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेरा कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है, कुछ है. तो हाँ. दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट पार्ट कैन नॉट बी टेकन अवे. हेल्थ केयर में जो एआई का जो बूम आ रहा है और जो आएगा और आगे जाके हम्म. कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छी इम्पैक्ट होंगी. डायग्नोस्टिक्स, हम्म. डायग्नोस्टिक्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं उससे. ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जैसे एक्सरे है, सीटी है, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड्स हैं, लेबोरेटरी सर्विसेज हैं. इस टाइप की सर्विसेज जहाँ पे कि टेक्निकल इंटरवेंशन वाज ऑलरेडी ह्यूज, हम्म. वहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. हम्म. सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. लेकिन जो बेसिक एक चीज़ है, जो जो बेसिक कंसेप्ट अबाउट द हेल्थ केयर इज़ अबाउट ऑल अबाउट ट्रीटिंग द अदर ह्यूमन बीइंग, वो कभी भी नहीं हटेगी. कभी नहीं खत्म होगा. अगर हम ये सोचते हैं कि नर्सेस की जगह रोबोट आ जाएंगे, इम्पॉसिबल है. इम्पॉसिबल है. मतलब रोबोट्स विल बी देयर टू गिव यू द मेडिसिन, but ultimately the nurse only will have to give the medicine to the patient, टू दी पेशेंट. because patients will not feel comfortable then, because Correct, correct. there is a reason why there is a nurse. हम्म. वो ह्यूमन टच के लिए है, वो एक फीलर के लिए है, एक बिकॉज फीलिंग जो आपके साथ शेयर होती है, इट्स फॉर दैट, बिकॉज द ट्रीटमेंट इज ऑल अबाउट इमोशंस एज वेल. और एक एक चीज़ और सर, क्या एआई के आने से आपको लगता है कि हेल्थ केयर की कॉस्ट कम होगी, मतलब पेशेंट के लिए, कि आज फॉर एग्जांपल एमआरआई है वो बड़ी मशीन के थ्रू होता है, वो 5-7 हज़ार कुछ ऐसा कॉस्ट होता है जनरल. तो अगर एआई कल को आता है इस तरह की एमआरआई भी कर दे, या वो आपके सिटी स्कैन और इस तरह की चीज़ों को करे, तो आपको लगता है कि हेल्थ केयर कॉस्ट कम होंगी इससे? आई डोंट थिंक कम होगी, रादर बढ़ेगी इससे, बढ़ेगी. बिकॉज ओके. टेक्नोलॉजी ऑल्सो एज ए कॉस्ट. करेक्ट, करेक्ट. एंड इनफैक्ट हेल्थ केयर में जो आप अगर कॉस्ट देखो, इतना जो भी कॉस्ट होती है हेल्थ केयर की, उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो टेक्नोलॉजी के कारण है. हाँ. इवन हाँ, मैं सॉरी आपकी बात को कट करूँगा. मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ कभी कभी, मेरा होता है ना कि कुछ अर्जेंट इमरजेंसी है, तो उस पे क्या होता है कि वो 1,000 रुपये डॉक्टर की फीस होता है, फिर वो जीएसटी लगा देता है, फिर वो प्लेटफॉर्म फी और होते होते वो 1400-1500 रुपये पहुँचा देता है. और वही डॉक्टर अगर आप उसको ऑफलाइन उसके हॉस्पिटल में मिलने जाओगे, उसका फ़ीस 600 रुपये होता है, 700 रुपये होता है. तो मुझे लगता है कि हाँ, टेक्नोलॉजी का कॉस्ट तो है. एब्सोल्युटली. सो हाँ. आई डोंट सी द कॉस्ट कमिंग डाउन. वैसे सर, एक बात और भी है, मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी का कॉस्ट से ज़्यादा कन्वीनियंस का कॉस्ट है. हाँ, हम जो भी बोलें, बट करेक्ट. अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी इज ओनली गिविंग यू कन्वीनियंस. क्योंकि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, आप ठीक है, आपको बैकएंड पे 2-4 लोग चाहिए होंगे उसके, वो सब चीज़ें, लेकिन उतना भी ह्यूज नहीं हो सकता ना कि आप एक ऐप पे 1 लाख लोग आ रहे हैं और उनसे टेक्नोलॉजी के नाम पे हर आप एक पेशेंट से 800 रुपये ले लो एक्स्ट्रा. तो वो भी मुझे लगता है ज़्यादा है. तो सब कुछ तो परसेप्शन का ही गेम है. करेक्ट. दैट्स ट्रू. हाँ. दैट्स ट्रू. एआई और टेक्नोलॉजी के बाद मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं ग्रीन हॉस्पिटल्स के बारे में, क्योंकि अभी हॉस्पिटल्स में आपकी इंजेक्शन्स हो गई, फिर वो मेडिसिन की पैकेजिंग हो गई, फिर वो ड्रिप्स आते हैं जो, मतलब सब चीज़ों में भर भर के प्लास्टिक है. तो हॉस्पिटल अपने आप को मतलब ग्रीन और सस्टेनेबल या एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड पे कैसे ले जा सकते हैं अपने हॉस्पिटल्स को? देखिए, ग्रीन हॉस्पिटल की आप जो बात कर रहे हो, इट एक्चुअली हमारी कंट्री में इट्स अ सर्टिफिकेशन. ओके. देयर इज़ अ कंसेप्ट इन विच एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर, नॉट जस्ट हॉस्पिटल, वो अपने आप को ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके नॉर्म्स होते हैं. हम्म. उसमें नॉर्म्स में कई सारी चीज़ें हैं. उसमें आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर यू हैव टू पुट सम प्लांटर्स. मैं एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल दे रहा हूँ, बट इट्स ए ह्यूज थिंग इन इट्स ए फुल चैप्टर ऑन दैट. तो उसके लिए कभी आप अलग से मेरे साथ पॉडकास्ट Okay. करना. एंड देन द टाइप ऑफ लाइट ऑल्सो दैट यू यूज़.
वो आपको उनके हिसाब से करनी पड़ती है. लाइट्स, लाइट्स एब्सोल्युटली हाँ, बिकॉज जैसे वो आईसीयू में और exactly घर so उसमें यूज़ होती है। lighting has to be as per them. हुँ, The positioning of the walls and the windows has to be as per them. Curtains has to be as per them. ओके, So green building जो है वो अपने आप में खुद एक कंसेप्ट है. तो हॉस्पिटल फ़ॉलो करते हैं उसको? कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं कुछ, बिकॉज आपको इसमें इनफैक्ट शुरू से डिसाइड करना पड़ता है जब आप कंस्ट्रक्शन स्टेज पे हो दैट हुँ, यू विल बी ग्रीन और नॉट बिकॉज उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं. फिर वॉल साइजेस हो गए, वॉल्स की पोजिशनिंग हो गई, आई मीन विंडोज़ की पोजिशनिंग हो गई, वो आप बनने के बाद नहीं कर सकते. हाँ, जब कंस्ट्रक्शन हो गया तो। इम्पॉसिबल है वो. तो ये कुछ हॉस्पिटल्स ने किया है, वो आगे कर भी रहे हैं कुछ, कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उन्होंने अगर डिसाइड कर लिया कि हमें अपने आप को ग्रीन बिल्डिंग बनाना है, देन दे कैन डू दैट एंड इट हुँ, इज़ हैपनिंग ऑल्सो. हुँ, बट इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ द हॉस्पिटल जो कि अपने आप को ग्रीन बहुत बिल्डिंग रेयर में है। कन्वर्ट कर पा रहे हैं. हुँ, बट येस ऐसा कंसेप्ट है, कोशिशें चलती रहती हैं. बट एक अगर हम प्रॉपर सर्टिफिकेशन वाली बात करें ग्रीन बिल्डिंग वाला, वो आप ऐसे नहीं ले सकते अगर आप शुरू से डिसाइड ना करो तो. ओके, तो जो नॉन ग्रीन हॉस्पिटल हैं, उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं इट्स नॉट अ आता? मैंडेट येट क्योंकि ओके, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैंडेट अभी तक नहीं है कि आप अपने आप को ग्रीन ही बनाओ. हुँ, पॉसिबल भी नहीं है. आप नई बिल्डिंग बनाते टाइम उनको मैंडेट दे सकते हो. करेक्ट, और करेक्ट। जो हॉस्पिटल आपका 10 साल से खड़ा हुआ है, किसी हाँ, का फिर 15 उसको साल से खड़ा तोड़ना हुआ है, पड़ेगा, वो सब आप कुछ। कन्वर्ट नहीं कर सकते ओवरनाइट इनटू ए ग्रीन हुँ, बिल्डिंग. तो करेक्ट, मैंडेट अभी तक नहीं है, बट इससे आपको फ़ायदा होता है, आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी ज़्यादा मिलती है. तो अच्छा, गवर्नमेंट गिव सम एडिशनल एडवांटेजेस टू यू हुँ, जो आपको अदरवाइज नहीं मिलते. हुँ, अगर आप ग्रीन बिल्डिंग अपने आप को बनाते हो, यू फॉलो ऑल द नॉर्म्स, हुँ। देन यू कैन गेट दोज एडवांटेजेस. गवर्नमेंट से याद आया कि गवर्नमेंट आजकल बजट का कुछ ही परसेंटेज मतलब बहुत माइनर सा है और हमारी कंट्री में मतलब मुझे ये पर्सनली लगता है कि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए मतलब व्हेन इट कम्स टू दी आम आदमी। आपको क्या लगता है कि कौन से कंट्रीज़ बेहतर कर रहे हैं अभी हेल्थ केयर में फ़िलहाल और इंडिया उनसे क्या सीख सकता है या इंडिया किस लेवल पे है, किस तरह का काम गवर्नमेंट कर सकती है लोगों के लिए हेल्थ केयर में? आई थिंक जो गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स ओके, विदाउट डाउट, इसमें कोई ओके। डाउट नहीं है. आयुष्मान से बहुत बढ़िया हाँ, गुड कंसेप्ट, स्कीम, इससे बहुत करेक्ट। फ़ायदा हो रहा है. हुँ, और अब थोड़ा गवर्नमेंट वेल्थ एलोकेशन भी ज़्यादा कर रही है, बजट एलोकेशन भी ज़्यादा कर रही है हेल्थ केयर हुँ, को. बट अभी भी इससे बिग डिस्टेंस हम लोग आई मीन 2 से 3 3.5% के आसपास करते हैं. हुँ। द एंटायर गवर्नमेंट एलोकेट्स दिस मच बजट फॉर द हेल्थ केयर, बट वेरएज इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने तो मुझे तो लगता है 2% है इस बार हाँ की दो उसमें से तीन साढ़े तीन परसेंट के 1.9 आसपास ऐसे कुछ रहता हाँ, है. तो ओके। थोड़ा बड़ा है अभी. हुँ, पहले तो 1.5% ही था. 1.5% हाँ। तो दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोग्रेस विच इज़ हैपनिंग विच इज़ वेरी वेलकम. हुँ, लेकिन अभी भी हम लोग जो बड़ी कंट्रीज़ जो मतलब जो और कंट्रीज़ हैं, यूएस हो गया, यूके हो गया, इनसे बहुत पीछे हैं. हुँ, वहाँ पे 10-10 12-12% एलोकेट किया जाता है फॉर हेल्थ, हेल्थ केयर। विच इज़ अ बिग फोकस इन हेल्थ. नाउ द अदर पार्ट इज स्टिल इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज हुँ, वी आर वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर एज एन इंडस्ट्री इन द इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड एज ऑफ टुडे. आई नो, करेक्ट। तो UK is a very pathetic healthcare service. या US is no better. Thailand is no better. Canada is no better. So many countries which are having a healthcare system compared to our country, they are in fact very far away from that. Singapore, you can say, is a very beautiful system which हुँ, may be slightly better than us, हुँ। but हम किसी से पीछे नहीं हैं. आपने सिंगापुर अगर आप गए हो तो आपने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं कि वहाँ हेल्थ केयर में अच्छा है? So the entire system actually. तो ओके, एक तो सबसे बड़ी कैसे बात कि प्रोसेस करते हैं वो लोग? तो it's a well developed system for a longer time compared to us. ओके, We are reaching towards the same side. ओके, हम वहाँ पहुँच रहे हैं और आई थिंक हम उनको पीछे भी छोड़ देंगे. अच्छा, लेकिन ओके, सिंगापुर को सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलता है कि पॉपुलेशन कम है वहाँ, कंपेयर टू आवर कंट्री हम उनकी 150 बहुत करोड़ हैं। कम है. हुँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ हाउ पॉपुलेशन प्लेज अ रोल. Initial days of my management journey, my CEO in that specific company which I'm talking about, he told me, you know what, I want you to go to some 5-star hotel. And he was from 5-star hotels in the past. And you must learn how do they maintain their facilities so beautifully, which is always smelling good, which is always feeling good. So look, smell, touch, all is very good in 5 stars. We all know this. हुँ, तो आई सेड आई वुड लव टू डू दैट. तो मैं 3 दिन के लिए 5 स्टार में एक रहा था अच्छा, just to understand how do they manage the entire system. ओके, Yes, there were a lot of things to learn from, but जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो हेल्थ केयर में और एक 5 स्टार में है, वॉशरूम से एग्जांपल देता हूँ मैं. हुँ, आप 5 स्टार के होटल के एक वॉशरूम में जाते हैं, ब्यूटीफुल स्मेल,
great smell, one person is standing there giving you the tissue paper and all, it feels good. लेकिन आप जब हेल्थ केयर के एक हॉस्पिटल के एक वॉशरूम में जाते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होगी, मतलब चीज़ें वहाँ पे भी स्मेली साफ होते हो हैं रही होती हैं बहुत, बट हाँ। थोड़ी स्मेल भी होती है. बिगेस्ट डिफरेंस इज द फुटफॉल. 5 स्टार में 15 मिनट में 1 या 2 बंदे वॉशरूम पहुंचते हैं, करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट, 15 मिनट में 100 बंदे वॉशरूम पहुंच जाते हैं. करेक्ट, करेक्ट, हाँ। सो दैट डिफरेंस, ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर में सफाई या क्लीनिंग उस नहीं, नहीं होती है रेगुलेशन से ऑफ नहीं हो रही कोर्स, है. हाँ, वहाँ भी बंदा खड़ा होगा हाँ, बट इट कैन नॉट बी कैटरिंग टू एवरी पर्सन. एग्ज़ैक्टली, वहाँ भी बंदा उसी आधे आधे घंटे में वॉशरूम को क्लीन कर रहा होगा बट ही कैन नॉट बी जनरेटिंग दैट स्मेल विच अ 5 स्टार होटल जनरेट्स. करेक्ट, करेक्ट, दैट इज द मेन डिफरेंस. तो हमारे और सिंगापुर में द बिगेस्ट डिफरेंस इज करेंटली अबाउट द पॉपुलेशन पार्ट. जितनी ज़्यादा हमारी फैसिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी हेल्थ केयर की, जितने हॉस्पिटल्स बढ़ते जाएंगे, दिस विल स्टार्ट बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. एंड नो डाउट सर, गवर्नमेंट फिर भी 150 करोड़ लोगों को संभाल पा रही है, मतलब Yes. वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है हम लोग, बिल्कुल, चाइना को बीट कर दिया है, बिल्कुल. तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स है या उसमें चीज़ें नहीं No, है, no, we are one of बिल्कुल the अच्छा best है, healthcare हाँ, system. बहुत That's what I'm बढ़िया है, saying. मतलब और 150 करोड़ लोगों के उससे बात कर रहा हूँ मैं, तो ये तो अच्छा है। अच्छा सर, आप मैनेजमेंट में हैं, तो अब थोड़ा सा बात करते हैं पॉलिटिक्स की, क्योंकि ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे पॉलिटिक्स ना होती हो। अ, आपके हेल्थ केयर में किस तरह की पॉलिटिक्स होती है? पॉलिटिक्स हेल्थ केयर में वैसी होती है जैसी हर जगह आईटी में होती है. होती है? ओके, तो लेट मी टेल ओके, यू, ऑफिस पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हाँ, थे. ऑफिस पॉलिटिक्स की ऑफ ऑफिस कोर्स पॉलिटिक्स हर इंडस्ट्री में, हर ऑफिस में सेम है। एक जैसी होती है. अच्छा, ओके, हमें उसकी बात नहीं करनी, हमें ये समझना है कि व्हाई डज इट हैपन. नहीं सॉरी, मैं एक बात बताता हूँ। मेरे ऑफिस में पॉलिटिक्स इस तरह की हो सकती है कि काम किसी और ने किया, क्रेडिट कोई और ले रहा है, ये हो सकती है क्योंकि पता नहीं चल रहा है किसी ने। लेकिन आपके यहाँ पे तो अलग होगा ना, इंजेक्शन इस डॉक्टर ने लगाया तो इसी डॉक्टर का नाम आएगा कि हाँ भाई इसी ने लगाया, उसी को क्रेडिट जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा तो कुछ मतलब बताइए, गॉसिप्स के अंदर क्या होता है हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर डॉक्टर के बीच में किस तरह की पॉलिटिक्स होती है, मैनेजमेंट में कैसे होता है, तो वो थोड़ा सा इनसाइट्स में जानना चाहता तो हूँ। देखिए, जनरली क्लिनिकल साइड पे कोई ऐसी पॉलिटिक्स का स्कोप नहीं होता है वैसे ज़्यादा. ओके, बट फिर भी थोड़ा बहुत, जैसे आप बता रहे हो कि किसी एक ने आपके ऑफिस में काम किया, दूसरा उसका क्रेडिट ले सकता है. हाँ, हेल्थ केयर में क्या होता है कि आपको लगता है कि आपका एक प्राइमरी डॉक्टर जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, हम्म, जिसके अंडर आप एडमिटेड हो, लेकिन द रियलिटी इज़ कम से कम 4 या 5 और स्पेशलिटी वाले भी उसको आपके पेशेंट को देख रहे हैं. हम्म, उसमें पैथोलॉजिस्ट भी है जो आपके लिए टेस्ट कर रहा है, उसमें रेडियोलॉजिस्ट भी है जो आपके लिए अल्ट्रासाउंड एमआरआई वगैरह कर रहा है, हम्म, उसमें जूनियर डॉक्टर्स भी हैं जो आपके पेशेंट को या आपके लिए 24 आवर्स सारी दवाइयाँ लिख रहे हैं, उसको दे रहे हैं. इनफैक्ट जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर होता है वो तो केवल लिख के चला जाता है हम्म, एंड दैट्स इट. अगर वो ऑपरेट कर रहा है, सर्जरी कर रहा है आपके ऊपर या आपके पेशेंट के ऊपर, तो उसमें भी वो अकेला नहीं है. हम्म, वहाँ एनेस्थेटिस्ट भी होता है, उसके जूनियर डॉक्टर्स भी होते हैं, वहाँ नर्सेज भी होते हैं, वहाँ टेक्नीशियंस भी होते हैं. तो अगर हम ये सोचें कि वो अपना कसूर किसी पे डाल सकता है, हम्म, अपनी क्रेडिट भी किसी पे किसी का ले सकता है, वो हो सकता है. हम्म, बट इस पार्ट को वेरी थॉटफुली हमारे कोर्ट ऑफ लॉज ने बड़ी केयरफुली एक अलग कर दिया है. देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि भले ही मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे अंडर एक पेशेंट एडमिटेड है, और जैसा मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर उस पेशेंट को कुछ गलत हो गया, इट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. अच्छा, आई विल बी द पर्सन आस्क्ड फर्स्ट. अगर मैं एक सर्जन हूँ तो एनेस्थेटिस्ट से क्वेश्चन नहीं होगा, ओके, क्वेश्चन मुझसे ही होगा. ओके, अगर किसी नर्स ने इंजेक्शन गलत लगाया तो नर्स से क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन मुझसे ही होगा. हम्म, तो ये उसका कारण यही है कि मतलब ये चीज़ कम से कम क्लिनिकल पार्ट में जो कि हम एक पेशेंट के लिए कर रहे हैं, उसकी उसकी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, उसकी रिकवरी के लिए कर रहे हैं, वहाँ कम से कम ये चीज़ नहीं पहुँची कि भाई इसके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इसका अच्छा काम मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, बुरा काम इस पे डाल रहा हूँ. हम्म। वो पॉलिटिक्स हेल्थ केयर में अच्छा नहीं सर, आप होती है. सीईओ हैं, मतलब ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ बताएं, तो आपके पास कभी ऐसे होता है कि दो डॉक्टर आते हैं और वो कंप्लेन करते हैं कि सर इस डॉक्टर ने तो ऐसे किया है, इस डॉक्टर ने ऐसे किया, ऐसे कुछ होता है? हाँ, चलता रहता है. चलता रहता है, एब्सोल्युटली, सीनियर डॉक्टर भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं, चलता रहता है. इंटरेस्टिंग। बट माई वे ऑफ डीलिंग विद दिस इज़ वेरी सिंपल. हम्म, एंड इसलिए मैं जहाँ भी रहा हूँ, शुरुआत में ज़रूर ऐसा हो बट बाद में वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. आई मेंटेन अ ट्रांसपेरेंसी. हम्म, इफ़ यू कम टू मी टेलिंग अबाउट समबडी एल्स कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, वो उसने मेरे साथ ऐसा किया, आई विल से होल्ड ऑन, हम्म, उसको भी बुला लेते हैं,
हाँ, दोनों एक फेस साथ टू फेस बता बात करते हैं। लेकिन अगर आपने मुझे बोला हुँ, कि नहीं नहीं मैं सिर्फ आपको बताने के लिए आया, उनके सामने बात नहीं करूँ, देन आई एम सेइंग यू आर एक्चुअली हाँ, वेस्टिंग माय टाइम। फॉल्ट इज़ आप योर्स अपना भी टाइम वेस्ट करो, मेरा भी टाइम वेस्ट करो, करेक्ट एनर्जीज भी वेस्ट कर रहे हो आप। हाँ, बिकॉज अगर आप मुझे कुछ बता रहे हो किसी के और बारे में, ट्रांसपेरेंट नहीं होना तो चाहते उसके यू सामने। वांट मी टू टेक सम एक्शन आल्सो, करेक्ट, बट एक्शन मैं किस बेस पे लूंगा? आप जब तक सामने नहीं आना चाह रहे हो। सामने नहीं आना चाहते। तो आप जब इस टाइप का कल्चर 2-3 बार एग्जांपल सेट हुँ, करते हो, स्लोली द थिंग्स स्टार्ट शिफ्टिंग देन। हुँ, तो आई करेक्ट। एक्चुअली डू नॉट फेस दिस टाइप ऑफ एन इशू बिकॉज आई मेंटेन दैट ट्रांसपेरेंसी। हुँ, हुँ। एक एक और बात सर जैसे कई बार बहुत अनफॉर्चुनेट होता है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में। तो पेशेंट के जो पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, बड़े हंगामे करते हैं। मुझे लगता है वहाँ पे भी आपका कुछ ना कुछ रोल आता होगा एज़ अ लीडर एज़ अ सीईओ। तो उस तरह की सिचुएशन को आप कैसे सँभालते हैं? और मैं चाहूँगा कि आप एक बहुत वर्स्ट सिनेरियो भी बताएँ जिसको आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया हो। I was working in one of the best known corporate hospitals in Noida. ओके, I was heading it. I think it was about 10 years back. ओके, And my house was about 55 kilometers from that specific hospital. ओके। शाम की बात है, I was going to home and when I was on my way only, तो मेरे पास फ़ोन आया, and I'm giving you a living example in fact, हुँ, जो आपने बोला उसका, कि एक पेशेंट है, न्यूरोसर्जरी का पेशेंट था, वो एक्सपायर हो गया है, फैमिली ने हंगामा खड़ा कर दिया है, यंग पेशेंट था, एक्सीडेंट वाला पेशेंट था, वो डॉक्टर के पीछे पड़े हैं। तो मैंने कहा कुछ भी करो, डॉक्टर को कहीं हाइड करो, सेफ बिकॉज जगह। फैमिली जो थी ना उसने मतलब पूरा क्राउड लेके आ गए थे, देयर वर अच्छा, अबाउट 150 पीपल हु वर देयर। ओह! तो आसपास का कोई विलेज वगैरह कुछ थे, सारे आ गए थे उसमें। हुँ, तो आई सेड कम व्हाट में, लेट्स एंश्योर नो स्टाफ इज टच्ड बाय द मॉब, हुँ, बाय द मासेस, ओके, बट एट द सेम टाइम वी विल नॉट टेक एनी एक्शन ऑन द मास। उनको जो करना है करो, उनके इमोशंस जो हैं उनको हमें समझना है, बट लेट्स नॉट हैव एन आर्गूमेंट विद देम। ये मैं बात करते हुए अपने रास्ते में गाइड करते हुए कि अब ये करो वो करो जा रहा था। तो जब मैं बिल्कुल रात के 11 बजे के आसपास जब मैं घर पहुंचा हूँ, उस टाइम मुझे पता चला कि उनमें से जो भीड़ थी उसमें से किसी एक ने एक डॉक्टर के ऊपर अटैक किया। जूनियर डॉक्टर आके उसके पीछे भागा, वो डॉक्टर ने थोड़ा अपने एप्रन उतार दिया तो एप्रन उसके हाथ में आ गया, वो बच गया। ओह! देन आई थॉट कि दिस इज़ टू मच नाउ। हुँ, घर में अब घुसते ही मैंने अपनी गाड़ी वापस निकाली, हुँ, मैंने कहा मैं खुद ही करूँगा इसको। हुँ, आई रीच हॉस्पिटल बाय अबाउट 12 साढ़े 12 के आसपास मैं हॉस्पिटल पहुंचा, और जितने भी मेरे सिक्योरिटी वाले या स्टाफ सबको मैंने बोल दिया कोई भीड़ से बात नहीं करेगा, हुँ, सिर्फ मैं करूँगा। ओके, सबसे बड़ा क्या होता है, अगेन इसमें आपको लोगों के इमोशन समझने होते हैं, हाँ, आपको उनको कम्युनिकेट करना होता है, और इसमें जितने ज़्यादा मुंह होंगे उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे। हाँ, मॉब से आप जब डील कर रहे हो, जब आपके सामने 150 लोग खड़े हैं और आप भी 7-8 10-15 लोग हो खड़े तो हो, अलग-अलग कम्युनिकेशन 10-15 होगा, लोग हो, तो सबके बात करने का तरीका अलग है। अलग होगा। जब मैंने ये बोला कि अब कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूँगा, मोहम्मद से मैंने बोला आपके यहाँ से जो भी बात करना चाहते हो प्लीज़ मेरे पास आओ, हम बैठ के बात करते हैं। हुँ, तो उनको फिर जब मैंने डील करना शुरू किया, समझाना शुरू किया, उनको चीज़ें समझ में आने लगी। जो आप अभी बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि एक पेशेंट था, वो आई हाँ, मीन कंसेंट 1% लिया चांस था आप बचने का, फिर करेक्ट, भी करेक्ट। ऑपरेट किया। इट वाज़ एग्ज़ैक्टली द सेम सिनेरियो। ओह! लवली। तो उनको मैंने सब कुछ समझाया, देखिए कंसेंट आपने दिए, रिस्क लाइफ सेविंग डॉक्टर ने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने साइन किया उस पे। हाँ, तो इस तरह से जब आप उनके इमोशंस को समझ के जब आप उनको समझाते हो, हुँ, कम्युनिकेट करते हो, चीज़ें चेंज होती हैं फिर। मैं रात के 3:30 बजे तक हॉस्पिटल में था फिर, जब तक के बॉडी फैमिली लेके चली नहीं गई, आई वाज़ देयर, एंड आई डिड नॉट अलाउ मेरे स्टाफ में से किसी को भी उनकी फैमिली से या भीड़ से बात करने के लिए। सब कुछ आराम से निकल गया। तो स हाँ, ये तो है कि अगर आप 10-15 लोग एक ही बात को कम्युनिकेट करोगे, वो अलग-अलग तरीकों से डिलीवर होगा। और ये आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया कि भई आप ही ने उनसे बात किया और आपने उनको यही समझाया। और कोई भी डॉक्टर क्यों चाहेगा कि भाई किसी का ट्रीटमेंट गलत हो? एब्सोल्युटली और राइट। दूसरी बात, जब आपका एक्सीडेंट हो गया है या आपको उस तरह की प्रॉब्लम हो गई, आप तभी हॉस्पिटल पहुँचे हो। डॉक्टर ने तो आपको नहीं बुलाया कि भई आप आइए, लेकिन और डॉक्टर भी आपको अच्छी ट्रीटमेंट और वही देने की कोशिश करते हैं। तो होते हैं उस तरह के लोग और सर उस टाइम पे इमोशन भी ख़ैर उस तरह का हो जाता है कि जब कोई अपने किसी क्लोज़ को खो देता है, तो वो भी एक पार्ट है। लेकिन हाँ, ये है कि कम्युनिकेशन ही वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सर एक बात और बताइए, आपने ये तो बताया कि हॉस्पिटल 15, 17, 18% के मार्जिन पे प्रॉफ़िट चलाते हैं वो अपने भी बहुत हॉस्पिटल, अच्छे वाले। अच्छे वाले हॉस्पिटल, अच्छा।
तो क्या हॉस्पिटल लॉस में भी वर्क करते हैं, लॉस में भी रहते हैं हर हॉस्पिटल्स? हॉस्पिटल कितना भी बड़ा हो, हम्म। हॉस्पिटल या हेल्थ केयर चेन कितनी भी बड़ी हो, जब उनकी शुरुआत होती है कम से कम 2 से 3 साल उनको लॉस में ही काम करना पड़ता है। 2 से 3 साल? 2 से 3 साल मतलब वो बैकअप होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपके पास लॉस फंड्स होना चाहिए। हम्म। आप अगर 2-3 साल तक अपने आप को सस्टेन कर लोगे, इफ़ हम्म। यू कैन मैनेज 2-3 साल इन ऑल दोज लॉसेस, हम्म। देन देर इज़ नो लुकिंग बैक, क्योंकि हमारी कंट्री में हेल्थ केयर एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। हम्म। अगर आपने 2-3 साल अपने आप को सस्टेन कर लिया, हम्म। देन आपका हॉस्पिटल चलेगा ही चलेगा। चलेगा ही चलेगा। लेकिन आप अगर वो कंसिडर करके नहीं चल रहे हो कि आपको शुरुआत में लॉस होगा, हम्म। एंड अगर आप सोच रहे हो आपका हॉस्पिटल खुलती है आपके पास 1000 प्रॉफिट आने पेशेंट आ लगेगा, जाएंगे। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। अच्छा। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट डेवलपिंग। हाँ, एंड इट हैपेंस विद टाइम। या करेक्ट। एक चीज़ और, हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट कौन से होते हैं जिनकी वजह से हॉस्पिटल को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है? आपका मतलब क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स है? क्लिनिकल, हाँ, सर्जरी, ये सब। सब ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। सब एक जैसे ही? थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि भाई जैसे एक कॉलेज है वो बीटेक से ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो और एमबीए इसमें से कम मैं कमा आपको रहा है? अगर थंब रूल बताऊं तो जो हम्म। सर्जिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, हम्म। जो एक आम पब्लिक सोचती है कि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता होगा, हाँ। सर्जिकल डिपार्टमेंट्स में प्रॉफिट एक्चुअली कम होता है। ओके। मेडिकल डिपार्टमेंट में प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों, थोड़ा एक्सप्लेन करके रीज़न ये बताइए। है कि मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है, जिसमें सिर्फ दवा से ट्रीटमेंट हो रहा है, उसमें सिर्फ दवा का ही खर्चा होता है। हम्म। जो सर्जिकल होता है उसमें ओटी का भी खर्चा होगा, वहाँ केसेस भी लगती हैं, कंज्यूमेबल्स भी लगते हैं, पट्टियाँ भी लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। जितना आप सामान यूज़ करोगे आपका मार्जिन कम होता जाएगा। और प्लस डॉक्टर का टाइम भी बहुत लगता है। बिल्कुल। और एक आम यूज़र को ये लगता है कि अच्छा यार, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन किया 1 घंटा और उन्होंने तो 1.5 लाख रुपए ले लिया, या बिल्कुल। जो भी एक्स वाई बिल्कुल। जी बिल्कुल। किसका भी रहता होगा कॉस्ट। तो मार्जिन अगर हम्म। एज ए परसेंटेज देखें, हमेशा मेडिकल स्पेशलिटी में ज़्यादा होता है कंपेयर टू सर्जिकल स्पेशलिटीज़। हेल्थ केयर में नेगेटिव परसेप्शन क्या होता है इन लोगों के, सर? नेगेटिव परसेप्शंस जो हैं, एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। अच्छा। आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, दे विल बी नेगेटिव परसेप्शन कमिंग इन द माइंड, एंड आप उसको अगर अप्रोप्रिएटली एड्रेस नहीं करोगे, इट विल कंटिन्यू। ओके। सर, आपने ये बताया कि आपने वो 150-200 लोग कंट्रोल किया जब वो हॉस्पिटल में आ गए, है ना? फिर आपने उनसे कम्युनिकेट किया और चीज़ें कंट्रोल में हो गई। आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं और वो कंट्रोल नहीं हो रही हैं? उस तरह का कोई सिचुएशन, कोई इंसिडेंट आप बताएँ? सो अगर हम उसी से बात करें, हुँ। वहाँ मैंने डिसाइड किया कि दिल बी ओनली वन माउथ, जो मेरा अपना माउथ होगा, जो भीड़ से बात करेगा। हाँ। ऑर्गेनाइजेशन भी जब मैं मैनेज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो कई बार क्या होता है कि जो आपका स्टाफ है, जो आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ है, 1000, 1200, 3000 जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनके पास उनको डिसीजन देने वाले 4 से 5 लोग हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, करेक्ट। Decision has to be by one person. 1%। Yes, you must take in account the opinion from everybody. आपको ओपिनियन सबसे लेनी है, हुँ। बट फाइनल डिसीजन आप दो। जो टीम को कम्युनिकेट करना है, इट शुड बी डन बाय द राइट पीपल, नॉट बाय एवरीबडी। करेक्ट, करेक्ट। एक डिपार्टमेंट का अगर एक एचओडी है, वो अपनी टीम को कम्युनिकेट करे, डायरेक्शन दे, बट अगर वो डायरेक्शन उसकी जगह 4 लोग देने लगें, सारी टीम कंफ्यूज हो जाएगी। हुँ, कि किसकी बात को फ़ॉलो करें? सब अपने अपने डायरेक्शन में जाएंगे, एंड वहाँ पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज होता है कि वो फ्लरिश नहीं करती फिर। हुँ। वो चाहे डिपार्टमेंट हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, इट्स द सेम एग्जांपल। करेक्ट। वही चीज़ मैंने यूज़ करी थी जब वो मॉब के साथ, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैं अकेला रहूँगा उनसे बात करने के हुँ। लिए, आई विल हैव फुल कंट्रोल ऑन व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम रिएक्टिंग, व्हाट इमोशंस आई एम शेयरिंग विद देम, हुँ। एंड दिस व्हाट हैपेंड। कितने साल हो गए सर आपको लीडरशिप वाले रोल में हॉस्पिटल के साथ काम करते हुए? ऑलमोस्ट 20 इयर्स। 20 इयर्स। सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग क्या रहा है आपकी जर्नी में अभी तक? द होल जर्नी हैज़ बीन एक्साइटिंग। ओह! ग्रेट व्हाट आई सर। लव मोस्ट इज क्रिएटिंग मोर लीडर्स। सबसे ज़्यादा इमोशनल कोई मोमेंट या कोई बहुत परेशान करने वाली कोई ऐसी चीज़ आपकी जर्नी में आई हो, इस लीडरशिप रोल की बात करें? या आई मीन कई सारी होती हैं, आई मीन देयर हैव बीन मैनी इन फैक्ट। ओके। I remember I was going on the road. It was not really as a leadership thing, but still it left an impact on me. कि सड़क पे एक छोटी सी बच्ची पड़ी हुई थी, तो मेरे साथ मेरी कुलीग थी, हमने उसको गाड़ी में डाला और मेरे ही हॉस्पिटल में ले गया जो पास में था। अच्छा। उस टाइम मैं सीनियर लेवल पे नहीं था, आई मीन थोड़ा जूनियर था, बट मैंने कहा यार कोई सड़क पे पड़ा हुआ है, नोबडी नोज, शी विल हाँ, डाई, करेक्ट। पल्स वगैरह उसकी थी, तो अपने हॉस्पिटल में मैं लेके चला गया, उसका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ।
आई मीन थैंकफुली पुलिस ने मुझे एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि एक आम परसेप्शन है कि पुलिस आपको परेशान ये करेगी, बहुत बड़ा करेक्ट। पुलिस आपको परेशान करेगी, आपको किसी को नहीं उठाना चाहिए, ऑल दैट। पुलिस ने मुझे कुछ नहीं पूछा, अच्छा। विच इज़ अ बिग थिंग इन फैक्ट। आई ऑलवेज दिस वाई आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प पीपल ऑन द रोड। और उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो पेशेंट का जो बिल बना, जो हमारे हॉस्पिटल में बिल बना, वो थोड़ा ज़्यादा बन गया था। अच्छा। वो थोड़ी पुअर फैमिली की थी, तो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो मुझे बोला गया, तुम उसका बिल पे करोगे, ओके, कि इंटरेस्टिंग। तुम इस अस्पताल में खुद लेके आए, हाँ, तुम उसका बिल पे करोगे। हाँ। मुझे कुछ लोगों ने बोला, कुछ अलग डिपार्टमेंट वाले लोगों ने बोला, जो फाइनेंस वाले इस टाइप के थे। ये जब बात मेरे सीईओ को पता चली उस हॉस्पिटल के, हुँ, उसने बोला नथिंग डूइंग, वी विल बियर द चार्जेस, ओके, आई विल डिस्काउंट इट ऑफ, कॉसर विल नॉट पे। ओके। ये एक ऐसा इमोशनल मोमेंट था मेरा, जिसने मेरा आगे की जर्नी पूरी डिसाइड करी। हुँ, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा नीडी अगर आएगा, मैं अपने स्टाफ को कभी नहीं बोलूँगा कि तुम पे करो उसका, मैं खुद उसकी चार्ज लूँगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन उसका चार्ज लेगी, वी हुँ। विल टेक केयर ऑफ इट, एंड आई हैव ऑलवेज डन दैट। सर, जैसे आप उस बच्चे को लेकर गए, फिर पुलिस का एक रोल आता है और आम परसेप्शन भी है, हालाँकि अब तो शायद एक लॉ भी है, वो ये कहता है कि अगर आप किसी को एडमिट कराते हो, तो आपसे कोई वो नहीं होगा पूछताछ। तो लोगों में क्या है कि अभी उस तरीके का माइंडसेट है कि यार लोग का एक्सीडेंट हो गया है सड़क पे, किसी को उसको उठाते नहीं है। तो उसमें लॉ क्या कहता है और आपका उस पे क्या टेक है और लोगों को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए अगर वो कभी किसी को इस तरह की सिचुएशन में पाते हैं जहाँ पे वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं? देखिए, लॉ इज़ क्लियर अबाउट दिस, यू ऑल्सो सेड कि लॉ सेफगार्ड्स द पीपल। जो सड़क से किसी को उठा के लेके आ रहा है, हम उसको सेफगार्ड करते हैं। हुँ। पुलिस उनको ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती है, ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं नहीं कर करती कि सकती। हल्का करती है? हल्का मतलब इतना ही करते हैं, भाई आपका नाम तो पूछेंगे ना, अच्छा। आपका फ़ोन नंबर तो पूछेंगे ना, आपका एड्रेस करेक्ट, तो पूछेंगे ना, दैट्स करेक्ट। ऑल। हुँ, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। हुँ, तो क्योंकि मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस बहुत रहा है ऐसा, तो इसलिए मुझे पता है कि आई मीन मेरे को कभी परेशान किसी ने नहीं किया इस टाइप से। थोड़ा चेंज आ रहा है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक एज ए सिविलियन हमारी होनी चाहिए, हुँ, वो जैसे जैसे लोगों में जागती जाएगी, उस हुँ, तरह से हम लोगों को हेल्प करते जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंस हुआ था यहीं पे नोएडा में ही। हुँ। एक कोई बाइक्स वाला जो था, मैनुअल था उसमें खुला हुआ था, उसमें गिर गया था। हाँ, 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 करेक्ट, तो आई रात की रिमेंबर। 11 बजे से लेकर सुबह तक वो उसमें था, हुँ, एंड देन ही डाइड। सो मेनी पीपल स्टॉप्ड आल्सो, लेकिन किस सबने क्या किया, उसकी फ़ोटो फिल्म बनाई, क्लिक करी है, उसकी वीडियो बनाई, उसकी पिक्चर्स खींची, पिक्चर खींची, बट किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। हेल्प नहीं करी। और हेल्प क्या करनी थी, आपको सिर्फ पुलिस को कॉल करना था। या उसको तो रेस्क्यू कर लेते किसी तरीके एग्जैक्टली से। जो भी था, मतलब हाँ। अब अल्टीमेटली एक लेडी ने कॉल किया जो हुँ, सुबह जॉग करने के लिए निकली थी, हुँ, फिर पुलिस आई, बाय दैट टाइम ही वाज डेड इन फैक्ट। हुँ, तो एक ये एक इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। हुँ, अब लॉ इज़ वेरी क्लियर, लॉ विल नॉट ट्रबल यू, हुँ। बट हम ये सोच के कि यार कौन इस पचड़े में पड़े, हम हमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे, वो सोच के हम आजकल लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हैं। नहीं करते हैं। नॉट बिकॉज़ ऑफ द लॉ, वो सिर्फ एक आई वुड से इट्स अ बहाना है इन फैक्ट। हुँ, हुँ। करेक्ट। पुलिस डज़ नॉट ट्रबल यू नाउअडेज़, हुँ। इट्स वेरी 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 सिंपल थिंग। बट एक अंदर से एक वो आई कैन इमोशन से होना चाहिए इमोशन आपका, और एक फीलिंग और एक मे बी आपको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी की। होनी चाहिए, इमोशनल फीलिंग होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, एज ए हुँ, ह्यूमन बीइंग, करेक्ट, करेक्ट। वो ज़्यादा ज़रूरी है इनफैक्ट। एक एक सवाल मेरा ये है सर कि हम लोग प्रीमियम बहुत भरते हैं इंश्योरेंस का, ठीक है? और अभी रिसेंटली लखनऊ में एक बंदे का मैं वीडियो देख रहा था अभी कल परसों, वो अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए मतलब प्रीमियम भरता था हर साल 50,000, क्योंकि जब आप ओल्ड एज हो जाते हैं तो प्रीमियम ज़्यादा जाता है। और जब उसकी माँ की तबीयत ख़राब हुई और उसको अस्पताल में लेके गए तो इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया उसको क्लेम देने के लिए कि हम इस पे क्लेम नहीं देंगे। और एक मैनेजर का भी वीडियो वायरल हुआ है, वो कह रहा है कि हम मुझसे पूछा था तुमने एडमिट कराने से पहले, मतलब वो बदतमीज़ी कर रहा है उसके साथ उस तरीके की। तो इंश्योरेंस गैप्स क्या हैं लोगों के? आप तो इस में डेली ही देखते हैं ये सब चीज़ें। किस तरह का गैप है इंश्योरेंस में और हॉस्पिटल्स में और पेशेंट्स के बीच? आई थिंक इंश्योरेंस में जो मुझे लगता है, एक वो इमोशनल फीलर और ह्यूमन फीलर समवॉट अभी मिसिंग है। ओके। इम्प्रूव हो रहा है, बट अभी थोड़ा मिसिंग है। हुँ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं, ये हम लोग कई बार फेस करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन को लेके, कि हुँ। भाई डॉक्यूमेंटेशन में ये गड़बड़ है, इसलिए पूरा क्लेम रिजेक्ट कर दो। ओह! वो क्लेम अगर रिजेक्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है पेशेंट के ऊपर, पेशेंट के ऊपर, हाँ। और पेशेंट डाउट करता है हॉस्पिटल के ऊपर हाँ। कि हॉस्पिटल ने कुछ गड़बड़ कर दी। पेशेंट्स भी प्ले करते हैं, आई मीन वो भी ऐसा करते हैं कि बार आप जैसे, ये भी हम देखते रहते हैं कि अगर मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मैं डिक्लेयर नहीं करूँगा कि मैं अल्कोहलिक हूँ। अच्छा। अल्कोहलिक का जो इंश्योरेंस होगा वो अलग, मतलब
आपको कुछ कम मिलेगा उसमें, या मिलेगा भी नहीं हो सकता है। हाँ, या मेरे को कोई पुरानी बीमारी चल रही है, मेरे को अगर बीपी है, डायबिटीज़ है, ऐसी कोई चीज़ है, तो उसको मैं डिक्लेयर नहीं करता। हाँ, वो प्रीमियम कम भरना पड़ेगा प्रीमियम इस। कम भरना पड़ता है इस वजह से। लेकिन जब बाद में पकड़ आता है, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। हुँ, वो एक अलग सिनेरियो है, बट नॉर्मल में आई थिंक जो मुझे लगता है कि थोड़ा इंश्योरेंस को ये देखना चाहिए कि अगर कोई इंसान जेन्युइन है, दे शुड वर्क ऑन द जेन्युइननेस। अगर वो जेन्युइन है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ऊपर नीचे हुआ, दे शुड स्टिल ट्राई टू हेल्प हाँ। इंस्टेड ऑफ प्लेनली क्लियरली जस्ट रिफ्यूजिंग इट। या ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में लग रहा है और वो 10-20 हज़ार का कॉस्ट है, आप उसको हटा दीजिए। इंस्टेड ऑफ डिक्लाइनिंग कि भाई पूरा। वो करते हैं, आई हाँ, मीन दे हैव सम परसेंटेज ऑफ द डिक्लाइन आल्सो, वो हुँ, भी करते हैं। बट पूरा जो रिफ्यूज करते हैं वो, हुँ, उनको थोड़ा सा दे शुड हैव ए मोर ह्यूमन हार्ट अबाउट इट। हुँ। दैट्स व्हाट आई बिलीव। थैंक यू डॉक्टर कौसर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप कि ये जो इनसाइट्स आपने शेयर किए हैं, वो चाहे वो लीडरशिप में हो, चाहे वो एआई में हो, चाहे वो क्राइसिस कम्युनिकेशन में हो, आई एम श्योर ये कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में लोगों को हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट्स बीन प्लेजर हियर। थैंक यू थैंक सर। यू।